Good morning, student. Today we have to discuss about a new topic. Just we have completed the transportation in animal as well as transportation in plant. So the last topic, which is the remaining, is excretion. So before moving to the concept of the excretion, what we have learned now about four different process, or you can say the four different system of the body. The first one is digestion, or as per your book, nutrition, obtaining food and digestion of the food. After completion of this, what we have done, we have excreted, or in place of excreted you can use the word removal of undigested food. और ये अनडाइजेस्टेड फूड को जो रिमूव करने की प्रोसेस थी, उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था? इगेशन. क्या वर्ड था? इगेशन. आपको याद होगा हमने डाइजेशन में 5 स्टेप बताए थे. इंजेशन, डाइजेशन या न्यूट्रिशन में यूं कह लीजिए कि हमने 5 स्टेप बताए थे. इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, एब्जॉर्प्शन और इगेशन. इगेशन मीन्स रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी. दूसरी जो हमने प्रोसेस पढ़ी, हमने पढ़ी क्या? रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन का काम क्या था? रेस्पिरेशन में भी रिमूवल था, लेकिन किसका? रिमूवल ऑफ गैसेस. आपने देखा होगा, चाहे वो ऑर्गेनिज्म ह्यूमन बीइंग रहा हो या प्लांट रहे, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या जो भी वेस्टफुल गैस है या जिनका कोई यूज नहीं है हमारे बॉडी में, उनका रिमूवल था एक तरीके से. प्लस ये डाइजेशन में हेल्प भी कर रही थी गैसेस. तीसरी जो हमने सिस्टम पढ़ा हमारे बॉडी का, वो हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन. आपने ये तो देखा कि ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा था? ट्रांसपोर्टेशन में सर्कुलेशन हो रहा था. किसका सर्कुलेशन हो रहा था? सर्कुलेशन ऑफ फूड सब्सटेंसेस, फूड और गैसेस सब्सटेंसेस. गैसेस भी सब्सटेंसेस का भी ट्रांसपोर्ट हुआ और फूड का भी ट्रांसपोर्ट हुआ. देखिए इन दोनों जगह हमने रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड किया, रिमूवल ऑफ गैसेस किया. फिर एक आता है क्या लास्ट में? एक्सक्रीशन. क्या था? एक्सक्रीशन. व्हाट इज मीन बाय एक्सक्रीशन? अगेन यहां पे भी वर्ड यूज करते हैं आप रिमूवल. पर अब किसका रिमूवल करेंगे? रिमूवल ऑफ वेस्ट. रिमूवल ऑफ वेस्ट. बट विच टाइप ऑफ वेस्ट? द वेस्ट इज nitrogenous waste. So when the waste is nitrogenous, means in waste there is some nitrogenous component are present. The removal of such type of waste is known as excretion. So it can be done, carried out from any part of the body, but if the waste contain nitrogenous substance in it, it will be considered as excretion. Most of you having a problem in igation and excretion. Most of the students use the same word, क्योंकि इगेशन में क्या होता है? वहां पे भी रिमूवल होता है. बट विच टाइप ऑफ वेस्ट? अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. जो आप भोजन करते हैं और जो है तो एनएस के थ्रू रिलीज करते हैं, वो अनडाइजेस्टेड फूड है, जिसको आप डाइजेस्ट नहीं कर पाए या आपकी काबिलियत में नहीं है. उसमें सेलुलोज मौजूद है. ह्यूमन बीइंग सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते. तो वो जो आपने रिलीज किया वो है क्या? अनडाइजेस्टेड फूड. एंड द नेम इज इगेशन. जबकि यदि मैं एक्सक्रीशन की बात करूं तो ये क्या है? रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट. और नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट में आता है आपका यूरिन. तो ये जो यूरिन का जो रिलीज है, ये एक्चुअली में एक्सक्रीशन है. और ये जो अनडाइजेस्टेड फूड का एक्सक्रीशन है, ये क्या है? इगेशन. तो अब हम इसे एक्सक्रीशन वर्ड यूज ना करके रिमूवल वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि ये बॉडी में हमारे ज्यादा देर तक नहीं रह सकता. हमको आज बात करनी है एक्सक्रीशन के ऊपर, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट के ऊपर, कि एक्चुअली में हमारे बॉडी में रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट होता कैसे है, उसकी प्रोसेस क्या है, और ये नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे बॉडी में जनरेट कैसे होता है. तो ये 4-5 क्वेश्चन है जिनके बारे में हम आज इस क्लास में डिस्कस करें. नाउ यदि हम बात करें एक्सक्रीशन की, एक्सक्रीशन का मतलब क्या है? एक्सक्रीशन का मतलब है
रिमूवल ऑफ विच टाइप ऑफ वेस्ट? नाइट्रोजिनस वेस्ट. विच टाइप ऑफ वेस्ट? नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. तो ये याद रखिएगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मीन्स जो भी आपने भोजन किया हुआ है उसके डाइजेशन के दौरान जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट किया, आपके बॉडी में कोई ऑर्गन या सेल बनने के दौरान या उनके टूटने के दौरान जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट इकट्ठा हुआ है आपके बॉडी में, उसका रिमूवल क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन कहलाएगा. अब ऐसा नहीं कि एक्सक्रीशन है, अब एक्सक्रीशन कहलाएगा. लेकिन जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म की, तो हमको दो तरीके के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं. एक है यूनिसेलुलर और दूसरे होते हैं क्या? मल्टी सेलुलर. जब आप यूनिसेलुलर की बात करते हैं, जहां एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सपोज कीजिए अमीबा, यहां कैसे होगा? यहां कैसे एक्सक्रीशन होगा? एक सिंगल ही सेल, कोई और दूसरी सेल तो है नहीं. तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वहां पर एक्सक्रीशन के लिए या अमीबा जैसे स्ट्रक्चर्स के लिए यहाँ सिंपल डिफ्यूजन मेथड यूज होता है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो धीरे से इससे बाहर आ जाएगा एज पर द कंडीशन की लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन वाले कॉन्सेप्ट को लगते हुए यहाँ से मूव कर हायर कंसंट्रेशन चीजें कहाँ मूव करेंगे? लोअर कंसंट्रेशन में मूव करेंगी. तो अमीबा में जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है सिंपल डिफ्यूजन मेथड के थ्रू होती है. जहां पर सामान ज्यादा है वहां पर कम है, यहां से निकल के वहां चले. पर ये यूनिसेलुलर की साथ बात होती है. मल्टी सेलुलर की बात करूं, आपने 9th क्लास में क्लासिफिकेशन पढ़ के रखा हुआ है पूरा का पूरा, चाहे वो प्लांट का हो या एनिमल का हो, दोनों का क्लासिफिकेशन पढ़ रखा है. यदि आप एनिमल क्लासिफिकेशन को ध्यान देंगे, क्योंकि हम एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं, बाद में लास्ट में प्लांट के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. सो एनिमल क्लासिफिकेशन के बारे में यदि ध्यान दें तो आपने ध्यान दिया होगा फ्लेम सेल एक नाम था. ये फ्लेम सेल कहाँ मिलते थे आपको? ये फ्लेम आपको प्लैटीहेलमिन्थेस में देखने को मिलते थे. ये फ्लेम सेल एक्सक्रीशन का काम करते थे. किसमें? प्लैटीहेलमिन्थेस में. फ्लेम सेल से आगे बढ़ी एनिडेरा में आई, वहां पर आपको मौजूद होंगे क्या? नेफ्रीडिया. अर्थवॉर्म में 3 तरीके के नेफ्रीडिया पाए जाते थे, इंट्यूबमेंटरी, सेप्टल और फेरिंजियल. तो इस तरीके से एक नेफ्रीडिया स्ट्रक्चर होता था, यानी फ्लेम सेल से थोड़ा सा एडवांस स्ट्रक्चर होता था जो एक्सक्रीशन का काम करता था. उससे थोड़ा और आगे बढ़िए मालपीजियन ट्यूब्यूल्स. आपने इसको भी पढ़ा, कॉकरोच में मौजूद होता है, तो ये मालपीजियन ट्यूब्स मौजूद थे. फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, यानी मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के बाद और आगे आएंगे, आप वर्टिब्रेट वाले कॉन्सेप्ट में चलेंगे तो आपको मिलेंगे प्रोटोनेफ्रीडिया. और इसी तरीके से करते करते आपको जब आप ह्यूमन में आएंगे तो यहां पर जो मल्टी सेलुलर में जो एक्सक्रीशन की पूरी प्रोसेस होती है वो होती है स्ट्रक्चर के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन. क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन. ये नाम थोड़ा सा पहली बार सुना लग रहा होगा आपको. दरअसल नेफ्रॉन वो यूनिट है जिससे फिल्ट्रेशन होता है. और ये नेफ्रॉन मौजूद कहाँ होते हैं? ये नेफ्रॉन मौजूद होते हैं किडनी में. कहाँ मौजूद होते हैं? किडनी. तो अब आपको क्लियर हो गई होगी बात. दरअसल अ बंच ऑफ नेफ्रॉन अरेंज इनसाइड द किडनी. तो हम नॉर्मली कहते हैं किडनी में फिल्ट्रेशन होता है, बट किडनी से ज्यादा बेहतर वर्ड क्या है? नेफ्रॉन. तो जब भी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि फिल्ट्रेटिंग यूनिट क्या है ह्यूमन बीइंग में, ऑर्गेनिज्म में, तो वो क्या होगी? नेफ्रॉन. तो ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है. मल्टी सेलुलर में धीरे धीरे एक्सक्रीशन की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स होता गया उनकी जो एक्सक्रीशन की एबिलिटी है वो क्या होती गई? बढ़ती गई. प्लस 9th क्लास में एक चीज और आपने पढ़ी थी कि ऑर्गेनिज्म को हमने 3 तरीके से डिवाइड कर रखा होगा. कौन कौन से? हमने उनको कहा है एमिनोटिलिक, यूरिकोटिलिक और यूरियोटिलिक. आप ऐसा समझ जाइए कि जो अमीनोटिलिक है उसमें अमीनो एसिड जो है वो रिलीज होते हैं एज एक्सक्रीटरी सब्सटेंस. यूरिकोटिलिक में यूरिक एसिड, और जो यूरिकोटिलिक है इसमें होता है क्या? यूरिया. अब आप
आप ये भी समझ जाइए कि अमीनो एसिड सबसे ज्यादा पॉइजनस होता है, इसलिए ये कहाँ अमीनोटेरिक टाइप जो एक्सक्रीशन होता है वो कहाँ होता है, एक्वाटिक मीडियम में होता है, क्योंकि जैसे ही ये रिलीज होता है बॉडी से पानी में डिसॉल्व हो जाता है तो ऑर्गेनिज्म में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। यूरिक एसिड यदि मैं बात करूं तो सेमी लिक्विड फॉर्म में होता है, जैसे आपने चिड़ियों वगैरह के बीट देखे होंगे तो ना तो वो सॉलिड होते हैं ना तो वो लिक्विड होते हैं, तो वो एक्चुअली में यूरिक एसिड। हमारा कैसा होता है यूरिकोटेरिक यूरिया हम रिलीज करते हैं। एक्चुअली में ह्यूमन बींग यदि मैं बात करूं तो हम थर्ड कैटेगरी में आते हैं जहां हम यूरिया रिलीज करते हैं। आपको बता दूं कि यूरिया वैसे तो उतना पॉइजनस नहीं है, इसीलिए हम यूरिनरी ब्लैडर में कुछ देर तक अपने यूरिन को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन यदि ज्यादा देर तक स्टोर हो जाए तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट शो करने लगता है। तो ये इसकी तरीके से यहाँ पे भी डिवाइडेड है। यहाँ मैंने आपको बता दिया कि मल्टीसेलुलर में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, तो वो आपको बेसिक समझ में आ गया कि एक्सक्रीशन कैसे होता है या किस तरीके की प्रोसेस चलती है। अब हम बात करेंगे ह्यूमन में एक्सक्रीशनरी सिस्टम कौन कौन से हैं, कौन कौन से पार्ट हैं जिनके ऊपर बेस्ड ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाए। देखिए डायग्राम बनना चाहिए, क्योंकि कई बार इसी तरीके से डायग्राम पे क्वेश्चन पूछा है, कई बार डायग्राम बना होता है आपको उसकी नेमिंग करनी होती है, कई बार आपसे कहा जाता है कि आप एक्सक्रीशनरी सिस्टम का डायग्राम बनाइए। तो यदि एक्सक्रीशनरी सिस्टम का डायग्राम बनाना है तो कुछ इस तरीके का डायग्राम होगा उसका। मैं एक को डार्कन कर देता हूं तो आपको बड़ा आसान हो जाएगा समझना। दरअसल दो पाइप हैं, एक पाइप ये है, तो आपको बात समझ में आ रही होगी। ये पाइप है जिससे एक इधर भी आया है एक इधर भी गया है, और एक ये पाइप है जिससे यहाँ आया यहाँ आया। एक का काम क्या है, एक का काम है ब्लड को किडनी तक पहुंचाना और दूसरे का काम है किडनी से ब्लड को लेकर जाना। दरअसल ये दोनों स्ट्रक्चर बीन शेप स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, किडनी है ना। आपके बुक में यदि आप देखेंगे एनसीईआरटी बुक में तो उसमें कलर डायग्राम बना हुआ है, तो एक रेड से बना हुआ है, ब्लू से बना हुआ है। तो जो रेड से बना हुआ है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो ब्लू से बना हुआ है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मतलब जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस के दौरान वाला है। तो ये इस तरीके से हमने इसको दो बना दिया। दरअसल ये यहीं पर आके रुक जाएगा, ये पीछे की तरफ से निकल जाता है, मैं इसको यहीं तक बनाऊंगा और इन किडनी से दो पाइप निकलते हैं। इन पाइप को हम कहते हैं क्या, यूरेटर। और ये दोनों पाइप एक मस्कुलर स्ट्रक्चर में आकर एंड होते हैं जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ब्लडर। क्या कहते हैं, यूरिनरी ब्लडर। और एक ओपनिंग पाई जाती है जिनका ये कहलाता है यूरेथ्रा। तो कुल मिलाकर आप यदि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम का, तो पेयर ऑफ किडनी, कैसे पेयर ऑफ किडनी, दो किडनी मौजूद होती है, एक राइट साइड में एक लेफ्ट साइड। इसी तरीके से पेयर ऑफ यूरेटर, पेयर ऑफ यूरेटर क्यों, क्योंकि दोनों किडनी से एक एक यूरेटर आता है और ये दोनों यूरेटर आके एक मस्कुलर स्ट्रक्चर में आकर खत्म होता है। मस्कुलर स्ट्रक्चर का मतलब होता है मसल्स का बना हुआ होता है, और यहां पर आके क्या स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है, यूरिन स्टोर होता है। कब तक स्टोर होता है, जब तक कि आपका ब्लडर पूरा फिल नहीं हो जाता। जब आपका ब्लडर पूरा भर जाता है और ब्लडर भरने के कारण क्योंकि मसल्स का बना होता है तो एक प्रेशर जनरेट होता है, उसी प्रेशर के अर्ज के कारण आपको यूरिनेशन की इच्छा जागृत होती है, और जब आपको यूरिनेशन की इच्छा जागृत होती है तब इस यूरेथ्रा के थ्रू आप क्या करते हैं, यूरिन एक्सक्रीट आउट कर देते हैं।
जब एक बार यूरिन आपका एक्सीट आउट हो गया तो फिर ब्लडर खाली हो गया, फिर आगे किडनी ने फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की, फिर जो है तो यूरिनरी ब्लडर भरा, फिर आपका क्योंकि न्यूरोमस्कुलर होता है, जैसे मसल्स में प्रेशर पड़ता है मसल्स उसको ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देती है, ब्रेन को समझ में आता है कि यूरिनरी ब्लडर भर गया, तो तुरंत आपको बताता है कि भाई आपका यूरिनरी ब्लडर भरा है, आप इसे क्या करें, वैकेंट करें। ये तो उस कंडीशन में आप यूरिथ्रा के थ्रू यूरिन को क्या कर देते हैं, बाहर की तरफ रिलीज कर देते हैं। तो ये तो वो प्रोसेस है जिसमें आप देख रहे हैं कि इन दोनों किडनीज में ये देखिए यहां से ब्लड आया और एक से ब्लड क्या हो रहा है, क्योंकि यही भी फिल्टर जो होना हो गया, जो फिल्ट्रेट है वो आता है। मैं जिसकी भी बात करूंगा कि कैसे क्या क्या चीजें होती है। तो किडनी का काम क्या है, किडनी का काम है ब्लड को फिल्टर करना, और उसमें से वो क्या फिल्टर कर देता है, नाइट्रोजनस बेस को फिल्टर कर देता है। हाँ, किडनी खुद फिल्टर नहीं करता, किडनी के अंदर कुछ ऑर्गन मौजूद है, और जिस ऑर्गन का नाम क्या है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, उस ऑर्गन का नाम है नेफ्रॉन। वो नेफ्रॉन जो एक्चुअली में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस करेगा, और फिल्ट्रेशन करने के बाद जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इकट्ठा होगा कहाँ, यूरिनरी ब्लडर में, और यूरिनरी ब्लडर से हमारे शरीर के बाहर निकल जाएगा। तो ये डायग्राम आता है, कौन सा क्या है, किसको क्या कहते हैं, ये याद रखना है आपको। यूरेटर का काम क्या है, यूरिनरी ब्लडर का काम क्या है, यूरेथ्रा का काम क्या है, किडनी का काम क्या है, तो इन सबके आपको फंक्शन भी ध्यान रखने होंगे। तो ये आपको दिमाग में रखना। अब यहां देखिए, मान लीजिए ये आने का ब्लड कहीं से भी आ सकता है, हार्ट की तरफ से आ सकता है, बॉडी की तरफ से आ सकता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ सकता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ सकता है। आप ऐसा मत सोचिए कि केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फिल्टर होने आता है, दोनों तरीके का ब्लड आ सकता है। ब्लड इंटर किया कहां पर, किडनी में। किडनी में ढेर सारे क्या मौजूद है, नेफ्रॉन। इन नेफ्रॉन ने क्या किया, फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो इनका काम है। अभी हम बात करेंगे नेफ्रॉन के फिल्ट्रेशन के ऊपर। तो इन्होंने फिल्ट्रेशन किया, फिल्ट्रेशन करने के बाद आप जो फिल्ट्रेशन करने कोई भी चीज को आप फिल्टर कीजिएगा तो दो कंपोनेंट मिलेंगे। आप चाय बनाइए, चाय को फिल्टर कीजिए तो चाय पत्ती चाय छन्नी में आ जाती है, और जो पानी है या जो चाय है वो दूसरी तरफ चली जाती है। तो जब भी किसी चीज को आप फिल्टर करेंगे तो स्वाभाविक उससे दो चीजें सेपरेट होंगी। तो जो फिल्टर्ड ब्लड है वो भाई साहब फिर से लौट जाते हैं अपने सर्कुलेटरी सिस्टम, और जो फिल्ट्रेट है ये फिल्ट्रेट ही होता है कैसा, नाइट्रोजनस वेस्ट। कैसा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, और यही फिल्ट्रेट नाइट्रोजनस वेस्ट यूरेटर के थ्रू कहां पहुंचता है, यूरिनरी ब्लडर। कहां पहुंचता है, यूरिनरी ब्लडर में पहुंचता है, और यूरिनरी ब्लडर से फाइनली जैसे यूरिनरी ब्लडर भरता है ये यूरेथ्रा के थ्रू एक्सीट होता है। आ रही बात समझ, कॉन्सेप्ट समझ में आया। ब्लड किडनी में आया, किडनी में क्या मौजूद है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन से क्या हुआ, नेफ्रॉन के थ्रू फिल्ट्रेशन की प्रोसेस हुई ब्लड की। जैसे ही फिल्ट्रेशन हुआ दो कंपोनेंट बनेगा, एक तो जो प्योर फॉर्म ऑफ ब्लड है वो बन जाएगा, और दूसरा क्या बनेगा, फिल्ट्रेट बनेगा। ये जो फिल्ट्रेट है यही क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट है। इस नाइट्रोजनस वेस्ट को कहां, किसके थ्रू, यूरेटर के थ्रू। ये जो दो पाइप बने हैं इनके थ्रू कहां पहुंचाएगा, यूरिनरी ब्लडर में, और यूरिनरी ब्लडर जैसे भरेगा तो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर एक्सीट आउट हो जाएगा। तो ये वो प्रोसेस है ह्यूमन में एक्सीक्यूटिव सिस्टम की जो हमको देखने को मिलती है। इज इट क्लियर। अब जब मैं एक्सक्रीटरी यूनिट की बात कर रहा हूं तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं नेफ्रॉन की। यदि मैं बात करूं एक किडनी की, तो एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स मौजूद होते हैं, और सब फिल्ट्रेशन का काम करते हैं, और जो फिल्ट्रेट आता है उसको वो फिर यूरिनरी ब्लडर में ले जाकर इकट्ठा करते थ्रू द हेल्प ऑफ यूरेटर। लेकिन दरअसल ये जो स्ट्रक्चर है ये इतना सिंपल स्ट्रक्चर नहीं है नेफ्रॉन का, काफी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी इसके अंतर्गत चलती है। हमको वो समझना है
हालांकि तुम्हारे बुक में डायग्राम है, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी अप टू क्लास 10 कितनी इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए वो मैं आपको बता दें। जहां तक रही बात नेफ्रॉन के थ्रू, तो जो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वो है क्या, यूरिया। ये हमारा क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो या कहिए कि नाइट्रोजनस वेस्ट है, जिसे हमें क्या करना है, रिलीज करना है हमारे बॉडी से। इस नाइट्रोजनस वेस्ट को क्या करना है, हमको रिलीज करना है। यही काम है किडनी का, यही करना है। इसको करने के लिए हमको 2-3 चीजें दिमाग में बैठानी होंगी कि हमको सबसे पहले नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्योंकि जब तक हमको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आएगा, हम ये नहीं जान पाएंगे कि कैसे फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। किडनी सेल्फ फिल्ट्रेशन नहीं करता। किडनी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर मौजूद है नेफ्रॉन, हर एक नेफ्रॉन थोड़ी थोड़ी मात्रा में ब्लड को फिल्टर करता है और उसके तहत जो है तो आप पाएंगे कि यूरिन का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है अब ये देखते हैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर के साथ। जब मैं नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर की बात करता हूं, थोड़ा सा इजी तरीका है, यदि आप मेरे साथ ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। नेफ्रॉन में इस तरीके का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। थोड़ा सा इसको मैं और ऊपर कर देता हूं तो क्लियर हो जाएगा। यहां तक कोई डाउट डायग्राम में बन जाएगा ऐसे। पहले मैं डायग्राम बना देता हूं, फिर उसके बाद में उसको नेमिंग और बाकी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। यहां आने के बाद ये पाइप थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। बुक में जो डायग्राम दिया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, कई बार समझ में नहीं आएगा। ऐसा समझो जहां था गुब्बारा यहां फूल गया है और यहां फिर से जो है तो वो पचक गया, फिर जैसे ऊपर उठा यहां फूले हुए को देखा, फिर से क्या हुआ है, ये खुल गया और उसके बाद ये एक स्ट्रक्चर जो है वो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। आप कहोगे सर इस तरीके का तो बिल्कुल भी स्ट्रक्चर हमको बुक में दिखाई नहीं दे रहा। आपको बुक के जैसा स्ट्रक्चर हो जाएगा। पहले मैं इतने में ही कुछ चीजें जो पहले समझा दूं, फिर आगे हम दरअसल ये जो स्ट्रक्चर है इसको कहते हैं बाउमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं इसको, बाउमेन कैप्सूल। दरअसल इस बाउमेन कैप्सूल में ये कहां मौजूद है, किडनी के अंदर मौजूद है स्ट्रक्चर। और ऐसे कितने स्ट्रक्चर मौजूद है किडनी के अंदर, मिलियंस, मीन्स 10 लाख के आसपास एक किडनी में मौजूद होते हैं। तो ये बाउमेन कैप्सूल के अंदर एक पाइप आता है जिस पाइप का डायमीटर काफी बड़ा होता है। डायमीटर क्या होगा, इस पाइप का नाम क्या है, अफ्रेंट आर्टरीज या आर्टियोल्स। और ये पाइप जो है अंदर आके बहुत फाइन ब्लड कैपिलरीज में डिवाइड होता है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि एक पाइप आया, अब उसके बाद ये छोटे 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 पाइप में डिवाइड हो जाए लाइक दिस। अरे बस, और थोड़ी देर बाद ये सभी छोटे छोटे पाइप आपस में फिर जुड़ जाए और फिर एक सिंगल पाइप बना। कुछ इसी तरीके की प्रोसेस यहाँ होती है। ये जो पाइप आता है ये भी बहुत छोटे छोटे पाइपों में डिवाइड होता है और फिर ये जब छोटे छोटे पाइप आपस में जुड़ गए फिर एक बड़ा सा पाइप। आगे बात, लेकिन ये जो पाइप है, जब पाइप आता है तब उसका डायमीटर बहुत होता है, जब पाइप जा रहा होता है तो उसका डायमीटर क्या होता है, छोटा होता है। अब इसका मतलब क्या होगा वो बताऊंगा मैं, ठीक। और ये जो स्ट्रक्चर है बीच में जो ब्लड कैपिलरीज, या यूं कहिए कि एक आर्टरी आई और बहुत फाइन ब्लड कैपिलरीज में जो डिवाइड हुई, इस स्ट्रक्चर को हम कहने लगते हैं क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। और ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर कहलाता है बाउमेन कैप्सूल। बाउमेन कैप्सूल क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट का नाम था बाउमेन।
इसलिए उसने अपने नाम पे रख दिया। ठीक, आप अपना घर बनाते हैं, क्या करते हैं, अपने घर के सामने दूसरे की नेम प्लेट लगाते हैं, अपने नाम नेम प्लेट, अपने नेम प्लेट लगाते। इसने क्योंकि इस बाउमन कैप्सूल को इसको खोजा था, इसलिए उसने इस कैप्सूल का नाम क्या रख दिया, बाउमन कैप्सूल। गोल्गी बॉडी में क्या था, गोल्गी बॉडी जिसने खोजा उसने अपने नाम पे रख दिया गोल्गी स्ट्रक्चर। ये क्या था, ग्लोमेरुलस। तो ये जो अंदर स्ट्रक्चर है इसको ग्लोमेरुलस, ये जो पैकेट लाइक स्ट्रक्चर था वो कहलाएगा क्या, बाउमन कैप्सूल। अब इसके बाद ये वाला जो स्ट्रक्चर है जिसमें अभी मैंने डार्कन किया, ये स्ट्रक्चर कहलाता है पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। ठीक, इसी तरीके से इसके ठीक अपोजिट में ये जो मैं कर रहा हूं डार्क, इसको कहते हैं डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब। इज इट क्लियर, समझ में आया? अब ये पीसीटी डीसीटी कंफ्यूज मत हो, नाम से समझो। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब शुरुआत में, कॉन्वोलेटेड जो चीज फोल्डेड हो, ट्विस्टेड हो, उसको बोलते हैं कॉन्वोलेटेड ट्यूब। शुरुआत में ये जो कॉन्वोलेटेड ट्विस्टेड लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको कहेंगे पीसीटी, और आखिरी में जो ट्विस्टेड लाइक है उसको कहेंगे डिस्टल। डिस्टल मींस लास्ट, प्रॉक्सिमल मींस पहले। तो ये हो गया प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब, ये हो गया डिस्टल कॉन्वोलेटिंग ट्यूब। ओके, अब चूंकि ये प्रॉक्सिमल और डिस्टल हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ये स्ट्रक्चर बचा, इस स्ट्रक्चर में देखिए कि चूंकि यहां से फिल्ट्रेशन हो रहा है तो ब्लड ऐसे आ रहा होगा। ये वाला जो मोटा भाई है, फूला हुआ भाई है, इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। क्या बोलते हैं, डिसेंडिंग लिम्ब। इसको डिसेंडिंग बोलेंगे तो ब्लड ऐसे करके ऊपर चढ़ेगा, तो इसको क्या बोल देते हैं, असेंडिंग लिम्ब। एक बार दिमाग में बैठ जाएगा तो डायग्राम में कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन डिसेंडिंग और असेंडिंग लिम्ब के बीच में क्या बना हुआ है, हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर। लड़कियां बालों में लगाती है ना हेयर पिन, उसके जैसे बना हुआ है। तो ये हेयर पिन लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहा जाता है हेनलेज लूप। क्या कहा जाता है, हेनलेज लूप। क्यों कहा जाता है इस लूप को हेनलेज, क्योंकि हेनलेज भाई साहब ने इसको डिस्कवर किया। आखिरी में बचता है कि पाइप लाइक स्ट्रक्चर। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। क्या नाम है इसका, कलेक्टिंग डक्ट। इसलिए इसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं क्योंकि आप देखेंगे इस पाइप में मैंने ऐसे बहुत सारे निकाल रखे हैं। दरअसल जैसे इस नेफ्रॉन का ये डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल यहाँ आके जुड़ा है, ऐसे कुछ दूसरे नेफ्रॉन का भी डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे जुड़ता है, दूसरे नेफ्रॉन का डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब्यूल यहाँ पे जुड़ता है। तो क्योंकि ये कलेक्टिंग पाइप होता है इसलिए इसका नाम क्या है, कलेक्टिंग डक्ट। तो मैं एक बार फिर से रिकॉल करा दूं, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है ये कहलाता है क्या, बाउमन कैप्सूल। कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है, कप है। इस कप के नीचे के अंदर जो ये ब्लड की जो कैपिलरीज मौजूद हैं, गुच्छे में मौजूद हैं, इनको बोलते हैं क्या, ग्लोमेरुलस। उसके नीचे अब फिल्टर होगा, उसके नीचे जो ये स्ट्रक्चर आएगा ये कहलाता है क्या, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब। और उसके बाद ये आएगा डिसेंडिंग लिम्ब, ये हो जाएगा हेनलेज लूप, ये हो जाएगा असेंडिंग लिम्ब, ये हो जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटिंग ट्यूब, और लास्ट में क्या आ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। होप आपको इतना स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये मैंने बताया था कि अफरेंट से ब्लड आएगा, इफरेंट से ब्लड जाएगा। दरअसल ये इफरेंट से जब ब्लड जाता है ना, तो ये जो ब्लड वेसल है ना, ये निकलता है ऐसे इधर से, अच्छा बाहर से नहीं जाता, ये यहीं से निकलता है और इनके चारों तरफ घूमना शुरू करता है। Like this.
और जब ये बाहर निकलता हुआ ट्यूब इनके चारों तरफ घूमता है, तब इस ट्यूब को हम कहने लगते हैं पेरिट्यूबुलर सिस्टम। क्या कहते हैं इसको? अब मैं ये पहले बना देता तो ये बड़ा अब ये कठिन लगने लगा, जैसे इसके ऊपर चारों तरफ ये चल गया। ठीक वैसा ही तुम्हारे डायग्राम में है। तो इसलिए पहले सिर्फ नॉर्मल डायग्राम है वो समझ लीजिए, उसके बाद ये पेरिट्यूबुलर सिस्टम को बनाएंगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। होप आपको हर एक पार्ट समझ में आ गया, उसकी नेमिंग समझ में आ गई, उसका काम क्या है ये समझ में आ गया। अब बात करेंगे कि एक्चुअल में नेफ्रॉन में फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती कैसे है, वो भी 5 मिनट में अभी क्लियर हो जाए। ये देखिए मैंने इस साइड में डायग्राम बना रखा है आपके लिए, ताकि आपको कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो। ये बॉमन कैप्सूल बना हुआ है, अंदर की तरफ ग्लोमेरुलस है, ये पीसीटी है, ये डिसेंडिंग लिम्ब है, हैंडलेज लूप है, असेंडिंग लिम्ब है, डीसीटी है, कलेक्टिंग डक्ट है, और ये मैंने इसको चला रखा हुआ है, किसको? पेरिट्यूबुलर सिस्टम को। अब चूंकि आपने डायग्राम देख लिया, मैं इस पेरिट्यूबुलर सिस्टम को फिलहाल यहां से हटाऊंगा, ताकि थोड़ा सा डायग्राम समझने में और बात समझने में आपको क्या हो, आसानी हो। अब जब भी मैं पेरिट्यूबुलर सिस्टम कहूंगा तो हो आपको बात समझ में आ जाए। क्लियर? तो ये पेरिट्यूबुलर सिस्टम का हम आपको, क्योंकि अभी मुझे पेरिट्यूबुलर सिस्टम की जरूरत नहीं है, जब मुझे पड़ेगी तो मैं उसको फिर से ड्रॉ करूंगा। खैर इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब आप समझिए कि जो फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो 3 स्टेप प्रोसेस है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। सबसे पहले तो ये समझ जाइए कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता कहां है। इस पूरे स्ट्रक्चर में अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ना होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है कहां? बॉमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ये वो स्ट्रक्चर है बॉमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस वाला, जहां मतलब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां पर होगा। यहां क्या होता है? देखिए मैंने कहा अफ्रेंट का जो डायमीटर है बहुत बड़ा है, यानी ढेर सारा मात्रा में ब्लड जो है तो कहां जा रहा है? ग्लोमेरुलस के अंदर जा रहा है। लेकिन निकलते वक्त क्या हो जा रहा है? निकलते वक्त डायमीटर क्या है? छोटा है। ये मैंने पहले डायग्राम में आपको बताया। होता क्या है कि जब खूब सारा ब्लड जा रहा है, निकलने के लिए वो नहीं निकल पा रहा, तो यहां ग्लोमेरुलस में क्या होता है? प्रेशर जनरेट होता है, और उस प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन की प्रोसेस होती है, और जो भी छोटे छोटे सब्सटेंस होते हैं वो सब के सब फिल्टर हो जाते हैं। उसी को कहते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। क्या कहते हैं उसको? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो दरअसल ब्लड में से 2 चीजें फिल्टर होती है। पहला, एक तो ब्लड के सेल यानी WBC, RBC, ये सब। लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जो मतलब सॉरी 2 कम ब्लड को जब आप फिल्टर करेंगे, फिल्ट्रेशन ब्लड फिल्ट्रेशन लिख दीजिए यहां पर। तो जब आप ब्लड को फिल्टर करेंगे तो 2 चीजें बनेंगी, 2 कंपोनेंट बनेंगे, एक जो फिल्टर नहीं होगी और एक जो फिल्टर होगी। तो जो फिल्टर नहीं होने वाला उसमें ये ब्लड सेल होती है, प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल होती है। जो फिल्टर नहीं होते हैं इनकी साइज बड़ी होती है। लेकिन जो फिल्ट्रेट में आता है, जो फिल्ट्रेट में आता है वो क्या क्या आता है? फिल्ट्रेट में आता है क्या? ग्लूकोज। फिल्ट्रेट में आता है क्या? ढेर सारा वाटर। फिल्ट्रेट में आता है क्या? ढेर सारे सॉल्ट। आर मेरी बात। प्लस फिल्ट्रेट में आता है क्या? यूरिया। फिल्ट्रेट में आता है क्या? यूरिक एसिड। फिर कुछ और भी वेस्ट मटेरियल, ये सब जो है ये फिल्ट्रेट में आ रही बात। हमने कहा ब्लड सेल WBC, RBC ये फिल्ट्रेट नहीं होता, ये यहाँ आया लेकिन इनकी साइज बड़ी होती है, तो ये अपने आप कहाँ चला गया? इफ्रेंट में चला गया, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। लेकिन फिल्टर क्या हो गया? छन क्या गया? ग्लूकोज छन गया, वाटर छन गया, सॉल्ट छन गया, यूरिया छन गया, यूरिक एसिड, वेस्ट। इसको हमको क्या करना है? निकालना है यूरिन के फॉर्म में। तो ये सब आगे की तरफ बढ़ना शुरू होता है।
लेकिन जो हमारा फिल्ट्रेट बना है, इस फिल्ट्रेट में कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम फेंकना नहीं चाहते, जो हमारे काम की हैं। कौन सी हैं? ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो चली तो गई हैं लेकिन हम इनको भेजना नहीं चाहते। ग्लूकोज चला जाएगा तो ये हमारा क्या है? फूड है। यदि यूरिन में निकलना शुरू हो गया तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। पानी निकल गया तो भी वही प्रॉब्लम है। कुछ सॉल्ट है इंपॉर्टेंट, वो निकल गई तो प्रॉब्लम है। ऐसी कंडीशन में जैसे ही फिल्ट्रेशन में यूरिक एसिड के साथ ये निकलते हैं, हमारा पूरा शरीर जुट जाता है कि कैसे इनको फिर से रिकवर किया जाए, कैसे नेफ्रॉन से इनको फिर से एक्सेप्ट कर लिया जाए। और इसी फिल्ट्रेट में से आगे के जो 2 स्टेप है वो इनको फिर से रीअब्सॉर्ब करने की प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है। आप ऐसा समझ लीजिए कि आपने चाय बनाई, चाय बनाने के बाद कपड़े में जो है तो क्या नाम से छानी, छानने के बाद जब आप प्रेशर लगाते हैं तो थोड़ी मात्रा में और भी लिक्विड आ जाता है। कौन सा? जो पहले नहीं छन रहा था। तो ठीक वही यहाँ पे जब प्रेशर लगता है तो वो सब चीजें फिल्टर हो जाती है और फिल्टर में ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट ये भी चला जाता है जो हम जाने नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि ये ब्लड में ही रहे, लेकिन ये छन जाता है। अब ऐसी कंडीशन में जब ये पीसीटी में आ गया, इस तरफ नीचे की तरफ जाने लगा, तुरंत ये जो एफरेंट आर्टरीज है ये नीचे आके इनके ऊपर फिर क्या बनाती है? पेरिट्यूबुलर सिस्टम। क्या बनाती है? पेरिट्यूबुलर सिस्टम, जो एक्सेस अमाउंट में हमारा ग्लूकोज, वाटर, सॉल्ट चला गया है उसको पीसीटी से एब्जॉर्ब करने का काम शुरू कर। आ रही मेरी बात समझ? और ऐसी कंडीशन में दूसरी प्रोसेस शुरू होती है जिसको हम कहते हैं क्या? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या कहते हैं उसको? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। मींस जो फिल्ट्रेट में जो चीजें चली गई हैं जो हमारे काम की थी वो ये पेरिट्यूबुलर सिस्टम फिर से घूमता है, सेलेक्टिवली एब्जॉर्ब। अरे ग्लूकोज चला गया, इसको पकड़ के अंदर करो, ये वाटर चला गया, इसको पकड़ के अंदर करो। तो ये काम करने का फिर कोशिश कौन करती है? ये अपरेट, क्योंकि वो फिल्टर हो गया। आधी मेरी बात सुन, वो क्या हो गया? फिल्टर हो गया प्रेशर के कारण, क्योंकि उनके साइज छोटे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये पूरा पेरिट्यूबुलर सिस्टम का काम होता है उनको क्या करना? फिर से रीएब्जॉर्ब करना। कैसे? सेलेक्टिवली रीएब्जॉर्ब करना, सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन करना। और ये कहां प्रोसेस चलती है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन की? पीसीटी में, डीसीटी में, फिर डिसेंडिंग लिम्ब में, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्ब। इन जगहों पर क्या प्रोसेस चलती है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या होगा? सेलेक्टिव। अल्ट्राफिल्ट्रेशन क्या हो गया? अल्ट्राफिल्ट्रेशन इज अ प्रोसेस वेयर the smaller particles filtrate through the help of glomerular। तो ये प्रोसेस होगी। जहां तक रही बात सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की, तो ये क्या करेगा? जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट या जो भी इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस फिल्टर हो गए हैं उनको क्या करेगा? सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब करेगा, ढूंढ ढूंढ के पकड़ के लाएगा पूरे के पूरे नेफ्रॉन से। इज इट क्लियर? और तीसरी प्रोसेस होती है उसको हम बोलते हैं सिक्रीशन। ये चलती है हेनरीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में। अब आप कहोगे साहब ये हेनरीज लूप और कलेक्टिंग डक्ट में कौन सी प्रोसेस चलती है? दरअसल जो जितनी मात्रा में पानी होता है, जितनी मात्रा में सॉल्ट होते हैं, जो इंपॉर्टेंट है या जो ग्लूकोज है वो तो पेरिट्यूबुलर सिस्टम एब्जॉर्ब कर लेता है। अब होता क्या है कि जो वेस्ट मटेरियल है वो यहाँ कलेक्टिंग डक्ट में आए। अब ये कलेक्टिंग डक्ट से जब नीचे की तरफ जाते रहता है वो, तब आप देखेंगे कि यहाँ बहुत कंसंट्रेटेड मात्रा में जो है तो सब्सटेंस मौजूद है, यूरिया, यूरिक एसिड मौजूद है, जबकि यहाँ पर उसका उतना कंसंट्रेशन नहीं होता। इसको मेंटेन करने के लिए कई बार यहां से यूरिया, यूरिक एसिड निकल के यहां आ जाता है और कई बार यहां से निकल के डायरेक्ट यहां चला जाता है। ये थोड़ा सा हायर क्लास का कॉन्सेप्ट है। आप ऐसा समझिए कि
हम कोई चीज ले लेते हैं, लेकिन कई बार हमको लगता है, जैसे घर में होता है ना, अब आपको 100 रुपए दिए गए कि ये सामान खरीद के ले आओ, आप गए, आपने सामान खरीदा, आप लौट कर आए, 10 रुपए बचा, आपको क्या करना होता है? फादर को लौटाना होता है, मदर को लौटाना होता है। कई बार आप कहते हैं कि मुझे कुछ और भी खाने की इच्छा है, तो वो 10 रुपए फिर से आपको रिटर्न बैक मिल जाते हैं, जबकि वो देने नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जितने जो आप सामान खरीद के लाए हैं वो आपके पेरेंट को मिल गया है, लेकिन फिर भी आपको मिल जाता है, वो एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ चीजों को मैनेज करने के लिए, ठीक है ना, कई बार देखा होगा कि अलग अलग वेंडर आते हैं, कोई सामान खरीद के बेचने आते हैं, तो 1 रुपए 2 रुपए हम उनको क्या दे देते हैं, कई बार एक्स्ट्रा दे देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा देना इसलिए होता है ताकि वो बाद में रिलेशन बना रहे। तो यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए किसकी प्रोसेस चलती है? सिक्रीशन की। मैं फिर कह रहा हूँ 10th लेवल में उतना आगे तक जाने की जरूरत नहीं, ये सब पार्ट क्या काम करते हैं ये भी आपको 10th लेवल तक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 10th लेवल तक पढ़ने की जरूरत है डायग्राम, हर एक के नाम, और ये 3 स्टेप प्रोसेस। अल्ट्राफिल्ट्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस में होगी, इसमें ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो फिल्टर होगा। इज इट क्लियर? जिसका भी स्मॉलर साइज होगा वो सब फिल्ट्रेट के फॉर्म में बाहर निकलता हुआ चला जाएगा बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो ग्लोमेरुलस है उसमें अफरेंट जो आर्टरी आ रही है उसका डायमीटर बड़ा है और जो इफरेंट आर्टरी जा रही है उसका डायमीटर छोटा है, तो इस प्रेशर के कारण फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, डीसीटी, डिसेंडिंग लिम्ब, असेंडिंग लिम्ब इनके थ्रू चलेगा, और फिल्ट्रेट में जो हमारे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रिलीज हो गए हैं उनको रीअब्सॉर्ब करने का काम किसके थ्रू होगा? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू। सिक्रीशन हैंडलेस लूप और कलेक्टिंग डक्ट के बीच में चलेगा, और इसका काम होगा कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको मेंटेन करने के लिए बॉडी में कई बार यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकल के हैंडलेस लूप में आ जाएगा, हैंडलेस लूप से निकल के कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, एज पर द कंडीशन एंड सिचुएशन, ताकि ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन रहा है। होप आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। इससे ज्यादा डिटेलिंग आपको 11th क्लास में पढ़ने को मिलेगी। दिन भर में हमारी जो किडनी होती है, ये एक नेफ्रॉन है, ऐसे मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन हमारी किडनी में मौजूद है। एक दिन में हमारी किडनी 180 लीटर ब्लड फिल्टर करती, यानी 180 लीटर ब्लड हमारी किडनियों में जाता है और वहां से फिल्टर होता है। इस 180 लीटर में मतलब जो फिल्ट्रेट बनता है वो 180 लीटर है। इस 180 लीटर फिल्ट्रेट में 178.5 लीटर जो फिल्ट्रेट है, ये जो फिल्ट्रेट है ये इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? रीएब्सॉर्ब होता है। मींस 180 लीटर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के थ्रू फिल्ट्रेट बना दिन भर में, उसमें से 178.5 लीटर क्या हो जाता है? सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू एब्सॉर्ब हो जाता है। बचता कितना है? 1.5 लीटर। यही कहलाता है क्या? हमारे बॉडी में यूरिन। क्या कहलाता है? ये यूरिन कहलाता है। इसी से यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो आप समझ जाइए कितनी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। 180 लीटर दिन भर में ब्लड फिल्टर हुआ, उसमें से 178.5 लीटर फिर से क्या हो गया? रीअब्सॉर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि यूरिन में ज्यादातर मात्रा किसकी होती है? ग्लूकोज की। ज्यादातर मात्रा किसकी होती है? वाटर की। तो वो फिर से रीअब्सॉर्ब होता है और कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन रिलीज होता है, जिसमें कम मात्रा में पानी और साथ ही साथ कम मात्रा में जो बाकी यूरिया और यूरिक एसिड होते हैं वो मौजूद होते हैं। तो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन विल टेक प्लेस। देखिए, जहां तक रही बात एक्सक्रीशन इन प्लांट में, तो ये मैं पहले क्लियर कर चुका हूं कि चाहे वो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड हो या ऑक्सीजन हो, ये रिलीज होगा किसके थ्रू? स्टोमेटा के थ्रू, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट के लिए क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है। दूसरी बात, मोस्ट ऑफ द सेल्स कैसी हैं प्लांट में? डेड है। और यदि ये मोस्ट ऑफ द सेल्स प्लांट की डेड है, स्वाभाविक है इनको किसी तरीके से एक्सक्रीशन की जरूरत नहीं। तीसरी चीज, जो फिजियोलॉजी चल भी रही है प्लांट की, उसमें जो भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो या तो लीफ में स्टोर हो रहा है और लीफ में स्टोर होने के बाद ये फॉल ऑफ हो रही है,
या फिर कुछ जो वेस्ट मटेरियल है वो रेजिन्स के फॉर्म में, गम के फॉर्म में, इस फॉर्म में प्लांट में क्या होता है, स्टोर होता है और फिर जो है सो वो भी रिलीज हो जाता है। सो प्लांट में एक्सक्रीशन का ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात आपने ध्यान दी होगी, प्लांट सेल जो होती है उनमें बड़े वैक्यूल्स पाए जाते हैं। ये वैक्यूल्स होते ही इसीलिए हैं ताकि जितना भी वेस्ट मटेरियल हो उसको स्टोर किया जा सके। और जब ये ज्यादा बड़े हो जाते हैं, जब ज्यादा लार्जर या ओल्ड होते जाते हैं, यही वो वैक्यूल्स हैं जो उस एक्सिटी सब्सटेंस को बाहर निकालने लगते हैं। तो हो इसमें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इतना ही है एक्सक्रीशन इन प्लांट। दो और टॉपिक हैं जो आपकी बुक में दिए हैं। एक तो हीमोडायलिसिस, जिसको आप आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं। हीमोडायलिसिस वो तरीका होता है जिसमें जब किसी व्यक्ति की किडनी काम नहीं करती तो मशीन के थ्रू ब्लड का फिल्ट्रेशन करने की प्रोसेस की जाती है। दूसरा एक और टॉपिक दिया है तुम्हारे में, ऑर्गन डोनेशन। ऑर्गन डोनेशन का ये है कि ये देखना पड़ता है कि मैच हो रहा है नहीं हो रहा है, खासकर जो नियर रिलेटिव है उनके साथ ये मैच होता है, तो वो ऑर्गन डोनेशन। ये चूंकि सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है, ये अदर रीडिंग के लिए है, एक बार देख लीजिएगा, फिर भी कहीं कोई डाउट होगी तो हम बात करेंगे। होप आज आपको एक्सक्रीशन इन एनिमल एंड प्लांट समझ में आ गया होगा। ये लास्ट टॉपिक था इस पूरे के पूरे चैप्टर का। तो आज ये चैप्टर भी खत्म होता है, ये टॉपिक भी खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए